एड्रेस या नंबर चाहिए जिसने आयशा को धोखा दिया था। मगर मेरी कज़न ने मेरी फ़ौरन कॉल काट दी और फिर मेरी कज़न ने थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया। मैं अपनी कज़न के घर लाहौर गया था। हाँ, आयशा भी मौजूद थी। आयशा को देखकर मेरी जान में जान आ गई। फिर आयशा मेरे पाँव में बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने उसे फ़ौरन चुप करवाया और तसल्ली दी और फिर बाद में ये पूछा कि मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो वो कहने लगी कि तुम्हारी कज़न ने तुम्हें सब बताया होगा। मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मगर उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। मैं हर रोज़ उसे याद करके रोती रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। फिर पता नहीं तुम कहाँ से मेरी ज़िंदगी में आ गए। मुझे इज़्ज़त दी, मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मुझे जीना सिखाया। हमारी मंगनी के बाद मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी मगर मुझे लगता था कि अगर मैं तुमसे शादी से पहले मिलूंगी तो तुम भी मुझे उसकी तरह इस्तेमाल करके छोड़ दोगे। मैं मानती हूँ कि तुम्हें लेकर ये सोच मेरी गलत थी। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मेरे अंदर एक खौफ सा तारी हो गया था। मैं तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट आ रही थी कि अचानक उस लड़के की कॉल आ गई। वो मुझसे मिलना चाहता था मगर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं जब उससे मिली तो वो मुझसे माफ़िया मांगने लगा। मैंने उसे माफ़ कर दिया और फिर तुमसे मंगनी तोड़कर मैंने उसे शादी कर ली। मैं घर से भागना नहीं चाहती थी मगर मुझे ये भी पता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे क्योंकि लड़के का फ़िरका अहले तशीह था जबकि हम अहले सुन्नत जमात से थे। आयशा की ये सारी दास्तां सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वहाँ से निकलते वक्त आयशा ने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि मैं कभी किसी से उससे होने वाली मुलाकात का जिक्र नहीं करूं। आयशा से मिलकर मुझे इश्क से और आयशा से बेहद नफ़रत हो गई थी। फिर मैंने 1 महीने के अंदर घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर ली और अपनी बीवी को लेकर फ्रांस वापस आ गया। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जिस मोहब्बत का मैं इख्तिताम कर आया हूँ उस मोहब्बत का अंजाम अभी बाकी है। 3 महीने बाद मेरी कज़न की कॉल आई कि और उसने कहा कि आयशा तुमसे बात करना चाहती है। मगर मैंने अपनी कज़न से यह कहकर कॉल बंद कर दी कि मुझे अब उससे कोई बात नहीं करनी। अगले दिन फिर कज़न की कॉल आ गई और उसने कहा कि मैं उसकी ये कॉल सुनते ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। कज़न ने मुझे कॉल करके बताया कि ये सच है कि आयशा की ज़िंदगी में एक लड़का आया था जो आयशा को प्रेग्नेंट कर छोड़ गया था। मगर वो लड़का आयशा की ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आया, बल्कि जिस दिन आयशा ने तुमसे मिलने एयरपोर्ट पर आना था उसी दिन आयशा को पता चला कि उसे कैंसर है और उसकी कैंसर की आखिरी स्टेज चल रही है। उस दिन मैं आयशा के साथ ही थी। वो बहुत रोई मगर अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जानती थी कि तुम उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आयशा को कैंसर अबॉर्शन ठीक ना होने की वजह से हुआ था। अबॉर्शन के बारे में किसी को पता ना चले वो सब कुछ छोड़कर मेरे घर आकर रहने लगी और तुमसे आयशा ने सच इस वजह से छुपाया कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। वो इस बात पर बहुत रोई है कि तुम उसे आखिरत में भी नहीं मिल सकोगे क्योंकि वो खुद को दोज़ख का हकदार समझती है। मेरी कज़न ने मुझे बताया कि मैं ये सब तुम्हें बताना चाहती थी मगर उसने कहा था कि जिस दिन तुमने किसी को कुछ बताया कि उसी दिन मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन अब वो अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। शायद अब उसके घर वापस आने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। इसीलिए मैंने आज सबको सच बता दिया। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि वो तुम्हारा नाम बार बार ले रही है। हो सके तो उसके जाने से पहले उससे आकर एक बार मिल लो। इसीलिए मैं फ़ौरन पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा था मगर अफसोस कि मैं उसका आखिरी दीदार नहीं कर सका क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले उसे दफना दिया गया था।